हॉस्पिटल में रिया की हालत खराब थी और वो काफी बेचैन भी हो गई थी। और बिल्कुल उसी तरह उसकी माँ ज्योति भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसने डॉक्टर से इनडायरेक्टली पूछ लिया कि कहीं रिया के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है जिससे उसकी वजह से आगे चलकर उसकी शादी में कोई दिक्कत आए। डॉक्टर ने तब कहा कि उन्हें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे गायनी को दिखा देना चाहिए। ज्योति उसके बाद सारा गुस्सा अपने पति मिस्टर ओबरॉय पर निकाल देती है, लेकिन मिस्टर ओबरॉय उल्टा रिया की हरकत पर ही गुस्सा हो जाते हैं। ज्योति मिस्टर ओबरॉय से कहती है, तो क्या मतलब है आपका, हाँ, कि हम भूल जाएं ये सब? जाने दे इस मामले को ऐसे ही, इसके बारे में कुछ पता न लगाएं। बोलिए, क्या आप कुछ नहीं करने वाले अपनी बेटी के लिए? ज्योति ने तब अपनी आंखों के साथ साथ अपनी आवाज भी ऊंची कर दी थी। तब मिस्टर ओबरॉय ने उससे कहा, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? ऐसा है तो तुम खुद ही उस नाइट क्लब में जाओ और पूछो कि ड्रैगन ग्रुप के बॉस को कौन नहीं जानता। सब उसे अच्छे से पहचानते हैं। सब लोग तुम्हें बताएंगे आखिर वो चीज क्या है। और रिया को क्या जरूरत थी उसके साथ पंगा लेने की? वो अपनी ही मौत को दावत दे रही थी उस रात। उसे क्या लग रहा था कि ओबरॉय परिवार की बेटी होना और जेब में थोड़े पैसे आ जाने से वो महान बन जाएगी, या उसकी वजह से उसने क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया था? तुम्हें कुछ पता भी है कि वो ड्रैगन ग्रुप कितना खतरनाक है? अरे वो लोग जो भी करते हैं वो सिर्फ बिजनेस के लिए करते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। किसी की इज्जत रहे या ना रहे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई इंसान जख्मी है या फिर मर गया। बल्कि वो लोग तो ऐसे हैं जो किसी की जान लेने से पहले एक बार पलक भी नहीं झपकाते। और वो लोग चाहे जो भी करें अपनी फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन रिया को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? अगर वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगी और उन लोगों को उकसाने या भड़काने की कोशिश करेगी तो उसका यही हश्र होगा ना। और लड़की होने का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकती वो। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ हमारी बेटी का ही दोष है। मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से में ज्योति के सामने देखा और फिर आगे कहा, समझ आया तुम्हें कुछ? अभी बस उसके घाव भरने दो। वैसे भी इस समय हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि इस खबर को कैसे दबाया जाए ताकि हमारी और बदनामी ना हो। इसीलिए प्लीज मेरा सर खाकर परेशान करना बंद करो मुझे। इस समय हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए। अरे अब ऐसे क्या देख रही हो मेरे सामने? एक बार फिर से अपनी बात को दोहराऊं क्या? ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन है और अभी ये मामला पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है। इसीलिए तुम रिया के साथ रहो और उसका ख्याल रखो। मैं अभी जा रहा हूं यहाँ से। समय समय पर पूछता रहूंगा तुम्हें फोन पर, लेकिन तुम रिया के पास ही रहना। ज्योति के ऊपर अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ज्योति ने कुछ ही देर बाद एक टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर वो थोड़ी दूर एक फूल की दुकान में चली गई। वहां पहुंचते ही एक सहायक ने उसका स्वागत करते हुए कहा, वेलकम वेलकम मिसेस ओबरॉय। आप काफी दिनों के बाद आई हैं यहाँ पर। बताइए क्या चाहिए आपको? चारों ओर देखने के बाद उसने कहा, मुझे ऐसे फूल चुनने में मदद करो जो हॉस्पिटल के वार्ड्स में और मरीजों के पास रखने में अच्छे लगे। एकदम सिंपल सा देना, ज्यादा भी नहीं चाहिए मुझे। जब ज्योति वहां के सहायक से बात कर रही थी तभी उस दुकान के एक कमरे में से एक अधेड़ उम्र का आदमी एप्रन पहने हुए बाहर आया और उसने ज्योति से कहा, मिसेस ओबरॉय आप और यहाँ पर? क्या भाग्य है हमारे आज तो। लंबे समय से आए नहीं आप। मैं आज सुबह ही कुछ ऑर्किड्स के फूल लेकर आया हूँ बाजार से। एकदम ताज़े हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं। अगर आप कहें तो दिखा देता हूँ। आपको अगर पसंद आए तो चुन लेना वही, लेकिन वो हमने अंदर रखे हैं, डिस्प्ले में नहीं है।
इसीलिए आपको अंदर आना पड़ेगा मेरे साथ। ज्योति ने उसके सामने देखा और कहा, ठीक है। इससे पहले कि वो दोनों पीछे की तरफ जाते, उस दुकान के ओनर ने उस व्यक्ति से धीरे से कहा, ये हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए ध्यान से और एकदम अच्छे से सब कुछ दिखाना इन्हें। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है बॉस, आप चिंता मत कीजिए। उसके तुरंत बाद ज्योति ने उस ओनर के सामने स्माइल दी और फिर उस आदमी के साथ फूल चुनने के लिए दुकान के पीछे की तरफ जाने लगी। थोड़ी अंदर जाते ही उस आदमी ने ज्योति का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम यहां पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? उस आदमी की शक्ल देखने के बाद और उसकी हरकत के बाद ज्योति का चेहरा भी उतर गया और उसने कहा, क्या तुम भी? और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है कि क्या हुआ है? मेरा मूड खराब है, इसीलिए प्लीज इस समय मेरे साथ ये भद्दे मजाक मत करो और ना ही मुझे परेशान करने की कोशिश करना। जैसे जैसे वो लोग अंदर की तरफ जाते गए, वैसे वैसे ज्योति ने भी अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तब उस आदमी ने उसके सामने देखा और अपने होंठ भींचकर हंसते हुए ज्योति से पूछा, अरे अरे, क्या हो गया है? बाद में ज्योति ने उस आदमी को वो सब कुछ बता दिया जो हुआ था और फिर कहा कि इसीलिए उसका मूड खराब था और वो काफी इरिटेटेड भी थी। इतनी देर बात करने के बाद ज्योति ने थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसे भी लगा कि जो कुछ भी हुआ था वो महज एक इत्तेफाक ही था। और फिर वो सोचने लगी कि अब जब उसे हर एक दिन हॉस्पिटल में रिया के साथ ही गुजारने पड़ेंगे तो उसे ऑफिस की मीटिंग्स और बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ये सब सोचकर अब ज्योति का सिर दर्द होने लगा था। उस आदमी ने ज्योति को एक गिलास पानी दिया और फिर उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, रिलैक्स। कुछ लोग पैसे देखकर कमजोर पड़ जाते हैं। जितने पैसे हम देंगे उतनी ही तेजी से हमारा काम भी होगा। बस हमें भी वही करना है। ज्योति असल में सिर्फ अपना दिमाग ठंडा करने के लिए वहां पर आई थी, लेकिन फिर भी उसका सर गुस्से से फट रहा था, क्योंकि अचानक से उसे लगा कि वो वहां पर सिर्फ अपना मजाक बनाने आई थी और कुछ नहीं। इसलिए वो जैसे ही जाने वाली थी उसने एक बार उस आदमी के सामने देखा और कहा, हे लकी, वो जो अथर्व को गोली मारने वाली घटना थी उसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं था ना? उससे तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं है ना? अपना सिर हिलाते हुए उस आदमी ने ज्योति के सामने देखा और कहा, क्या कहा तुमने? ज्योति ने गुस्से में अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, मुझे सच बताओ, क्या वो चीज तुमसे संबंधित तो नहीं है? उस आदमी ने ज्योति से कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम इस वक्त ये सब करना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी भी जरूरी है। पर इससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस रात मैं तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में फूल डेकोरेशन हटाने में काफी बिजी था और बाकी के भी बहुत काम थे मुझे उस दिन देर रात तक, और फिर मेरे अंदर वो काबिलियत और हिम्मत है भी नहीं कि मैं किसी को गोली मारूं। और फिर मैं तो उस काम में लगा हुआ था ना जो तुमने कहा था, और अगर मुझे पता नहीं चलता कि उस वीडियो के साथ किसी ने छेड़खानी की थी और किसी ने उसकी नकल उतारी थी तो फिर तुम्हें वो मौका कैसे मिलता? वैसे मैं किसी भी चीज में तुम्हारी राय लेने से पहले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। तो इसका मतलब कि वो वीडियोस ज्योति ने बदलवाई थी? ज्योति ने आगे उस आदमी लकी से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मुझे आइंदा ऐसे आइडियाज मत देना जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह से फंस जाएं हम।
अगर तुम अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके कोई आइडिया नहीं लगा सकते हो तो प्लीज अपने दिमाग का ज्यादा भी इस्तेमाल मत किया करो। इससे बाहर आने का जरूर कोई रास्ता होगा। उन सबको जितना ज्यादा टाइम लगेगा पता लगाने में, उतना ही ज्यादा समय हमें भी मिलेगा। हमेशा एक रास्ता खुला रखना ही पड़ता है, इसीलिए कोई ना कोई बहाना तैयार रखना पड़ेगा। ज्योति बिना कुछ सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, लेकिन उस सबके चक्कर में उसने ये नोटिस नहीं किया कि उसके बगल में खड़ा वो इंसान राहत की सांस ले रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब रिद्धिमा ने अपनी आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो बहुत देर से सो रही थी। उसे अब वहां से निकलने का मन कर रहा था, क्योंकि जब तक वो हॉस्पिटल में रहेगी तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी और पूरा दिन ऐसे ही बिस्तर पर गुजार देगी। इसीलिए उसने तय किया कि अब वो अथर्व की पीठ के पीछे ही जाकर सीधे डॉक्टर से अपनी सेहत के बारे में बात कर लेगी, ताकि बिना वजह पैसे बर्बाद ना हो, और अगर वाकई में घर रहकर वो ठीक हो सकती है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी ले लेगी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि जैसे उसके घाव भी भर गए थे और बाकी की छोटी मोटी चोट के लिए उसे हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उस विचार के साथ ही रिद्धिमा अपने बिस्तर से उठी और अंगड़ाई लेते हुए उसने सोचा, अरे मुझे फिर से भूख क्यों लग गई? थोड़ी देर पहले ही तो नाश्ता किया था, फिर भी। जैसे ही रिद्धिमा थोड़ी दूरी पर पड़े सेब को लेने के लिए आगे बढ़ी और फिर उसने दरवाजे के बाहर देखा, तभी अथर्व के रखे हुए बॉडीगार्ड ने उससे कहा, मैडम। रिद्धिमा ने उसकी गंभीर आवाज सुनी और फिर इरिटेट होकर कहा, हाँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, सिर्फ डॉक्टर से बात करने और दवाई के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए उनके कैबिन तक जा रही हूँ। अच्छा, ऐसा है। 2 बॉडीगार्ड्स थे और दोनों ने ही एक दूसरे के सामने देखा और उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनके लिए भी वो कठिन स्थिति थी। इसलिए उनके आगे बोलने का इंतजार किए बिना ही रिद्धिमा ने उनसे आगे कहा, मेरा रूम एक तो सबसे आखिर में है और मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है जो मैं किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अकेले ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो आप लोग। ये सुनकर उन दोनों के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उनमें से एक ने कहा, मैडम, डॉक्टर के कैबिन तक मैं चलूं साथ में? रिद्धिमा ने इरिटेट होकर उस बॉडीगार्ड के सामने देखा, क्योंकि अब वो कुछ कहने के काबिल नहीं थी। इसीलिए वो चुपचाप मुड़ी और धीरे धीरे आगे चलने लगी। तभी किसी की आवाज आई, अगर तुम मेरे फोन का जवाब नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें ढूंढने आना ही पड़ेगा ना। रिद्धिमा ने कुछ कदम आगे चलकर गौर से सुनने की कोशिश की और जब उसने टेढ़ी नजर करके देखा तो वो शिल्पा को देखकर शॉक्ड हो गई। आखिर क्यों आई होगी शिल्पा वहां पर? क्या वो रिद्धिमा को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आई होगी, या फिर उसके वहां आने का मकसद कुछ और होगा? और क्या वो वीडियो ज्योति ने बनवाए होंगे? उसके साथ वो आदमी कौन था? उन दोनों का क्या रिश्ता था? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।